हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। हम सब अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक लगातार निर्णय लेते रहते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि जो हमारे आंतरिक जीवन के मसले हैं उनके लिए लिए गए जो निर्णय हैं उनकी बहुत महत्ता नहीं होती, लेकिन जो फैसले हमारे जीवन में एक्सटर्नल चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो पॉलिटिकल हो, वो फाइनेंशियल हो, या फिर किसी भी कंटेक्स्ट में लिए जाने वाला बड़ा डिसीजन। समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिनका विल पावर मजबूत होता है, वो एक बार जो निर्णय ले लेते हैं उस निर्णय पर हमेशा टिके रहते हैं जब तक कि उसमें बदलाव की आवश्यकता ना हो। इसीलिए डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि अगर विल पावर स्ट्रांग है तो हम बड़े डिसीजंस आसानी से ले सकते हैं। माइक्रो टू मैक्रो के कंटेक्स्ट में बात करें, किसी एक घर चलाने की बात हो या फिर वो देश चलाने की बात हो, जब विल पावर स्ट्रांग होती है तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं, उस डिसीजन पर अड़े रहते हैं और फियरलेस होकर के उन डिसीजंस को भी ले पाते हैं जिन्हें ले पाना कठिन होता है। अक्सर प्रशासन हो या राजनीति, अक्सर लोग बड़े फैसले लेने से डरते हैं या फिर एक हद तक यथास्थितिवाद देखने को मिलता है कि जैसी परिस्थितियां हैं वैसी ही बनी रहने देते हैं। ये ठीक वैसी स्थिति है कि जहां पर रहने पर आपको पता है या जिस जगह पर होने से या जिस फैसले के होने से देश का विकास नहीं हो पा रहा, उस फैसले को हटा देना उचित है या उसके अन्यत्र अन्य विकल्पों की तलाश की जरूरत होती है। चाहे हम कानूनों के बदलाव के संदर्भ में बात करें, मतदान के संदर्भ में बात करें, या हाल में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम देखने को मिला उसकी बात करें। ऐसे में डिसीजन मेकिंग के दो एस्पेक्ट्स सामने आते हैं। पहला, जो डिसीजन हमें लेना है। दूसरा, जो डिसीजन जनमत को लेना है। वहां पर परसुएशन काम आता है, वहां पर इन्फ्लुएंस काम आता है, क्योंकि जो ऐसे निर्णय हैं जो एक बड़े वर्ग के द्वारा संचालित होने वाले हैं, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है अपनी बात को सही ढंग से समझा पाना। यदि हम चुनावों की बात करें, आने वाले समय में आगामी चुनाव में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, सबसे ज्यादा नजर मतदाता वर्ग की इस बात पर है कि क्या नया वादा किया जाएगा, या इसे साधारण भाषा में कहें कि क्या ऐसा फैसला सरकार का होगा जो उनके हित में जाएगा। समझने वाली बात यह है कि जब देश में उच्च पदों पर बैठे नेतृत्वकर्ता जब देश का संबोधन करते हैं तो अलग अलग आय वर्ग में मौजूद लोग या अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोग उसी एक फैसले को अलग अलग ढंग से देते हैं। इसीलिए किसी एक फैसले को लेने में या किसी एक बात को देश के समक्ष रखने से पहले उसके अलग अलग आयामों को ध्यान देना पड़ता है। तो जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक डिसीजन पे दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। हमेशा सारे डिसीजन रैशनल या लॉजिक पर नहीं डिपेंड होते। लाइफ के सारे डिसीजंस लॉजिक पर डिपेंड नहीं हो सकते।
ये समझने वाली बात है कि अगर हम हर समय रैशनल होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम हर समय प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिसीजंस इनह्यूमन होंगे और एक लार्जर पर्सपेक्टिव में लोगों को बेनिफिटेड नहीं करेंगे। इसीलिए जो सारे डिसीजन होते हैं वो हमेशा सिर्फ लॉजिक पर नहीं होते, बल्कि वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के। हम इसे दो तरह से देख सकते हैं। पहला, मान लीजिए मैं एक निर्णय करता हूं और मुझे निर्णय लेना है, एक एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मुझे एक बड़े वर्ग को कन्विंस करना है कि उन्हें इस एस्पेक्ट में या इस डोमेन में आकर के डिसीजन लेना है। वहां इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन जैसी चीजें काम आती हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होना चाहिए, इंटेंशंस क्लियर होना चाहिए, हमेशा लार्जर बेनिफिट की बात होनी चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस नेगेटिव है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक बड़े लार्जर वर्ग को लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति ब्लफ कर सकता है या किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहां पर हम इसे थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। बेसिकली डिसीजन हम कैसे लेते हैं, हम इसके पहले वर्ग पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हम जब डिसीजन लेते हैं एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, जब भी आप डिसीजन लेते हैं किसी भी कंटेक्स्ट में, तो आपके डिसीजंस किन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं या एक हद तक मैनिपुलेट होते हैं। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप इन चीजों को समझ लेंगे तो आपके डिसीजंस और ज्यादा शार्प हो जाएंगे और आप सही डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। वास्तविकता में हम में से हर व्यक्ति डिसीजंस लाइफ के लेते हैं, लेकिन जब आप एक समय के बाद लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमें इस डिसीजन को लेकर के लाइफ में रिग्रेट है। सवाल ये है कि रिग्रेट क्यों है? अगर आपने एक डिसीजन लिया तो उस डिसीजन को लेकर के रिग्रेट क्यों है? आप ही थे उस समय भी, वहां पर भी मौजूद थे जब आपने ये डिसीजन लिया, लेकिन उस डिसीजन को लेकर के रिग्रेट की सिचुएशन क्यों है? रीजन है उस समय या तो इंटरनली इन्फ्लुएंस थे या एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस थे, कोई ऐसा रीजन काम कर रहा था। इसीलिए आज का पूरा सेशन इस बात पे है कि हम अपने इन्फ्लुएंसेस को समझें और उसको जितना संभव हो कम करें या खत्म करें, जिससे हम सही फैसला ले पाए। तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट फैक्टर्स क्या हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं टर्न आउट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या फिर हैम्पर करते हैं। उसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ये डिसीजन किसी भी कंटेक्स्ट में रखा जा सकता है, एक छोटे टर्म से लेकर के एक लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तक। परसेप्शन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अलग अलग थॉट्स को रिसीव करते हैं। थॉट्स होना एक अलग चीज है, हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के बारे में हमारी एक राय होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमारे पास मल्टीपल थॉट्स होते हैं तो हम एक तरह का पर्सपेक्टिव बना लेते हैं और हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे फैसले लेने का तरीका सब उस हिसाब से काम करने लगता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी एक फिक्स परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। अगर वो किसी व्यक्ति को लेकर के है, क्या वो अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। लेकिन हम बड़ी जल्दी किसी चीज को लेकर के परसेप्शन बना लेते हैं, वही परसेप्शन जजमेंटल हो जाता है और फिर वो चीजें एक स्पेसिफिक दायरे में काम करती है, वो हमें सच देखने से रोक देती है। तो हमें परसेप्शन बनाने की बजाय एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के बेसिस पे विवेक के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। एटीट्यूड एंड बिलीफ, हर व्यक्ति का जो वैल्यू सिस्टम है, मॉरल वैल्यू सिस्टम है, वो डिफरेंट है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सोसाइटी में वो रहते हैं, और एक सोसाइटी के लिए जो चीज सही है दूसरी सोसाइटी के लिए वो गलत हो सकती है। इसीलिए लोग अक्सर अपनी इमेज को लेकर के सोसाइटी में डरते हैं या अपनी रेपुटेशन को लेकर के चिंतित होते हैं, क्योंकि एक ही
एक्टिविटी हायर क्लास के लिए एक अलग मतलब रखती है, लेकिन वही एक्टिविटी मिडिल क्लास के लिए अलग मतलब रखती है और वही एक्टिविटी लोअर क्लास के लिए अलग मतलब रखती है। इसीलिए इमेज या परसोना काम करता है। पर्सनालिटी अलग चीज है, परसोना अलग चीज है। आजकल एक टर्म्स आपने सुना होगा, ऑरा फार्मिंग। ये ऑरा कहाँ से आ रहा है, ये वर्ड कहाँ से आ रहा है? एग्जैक्टली वो इस इमेज से आ रहा है। अगर पर्टिकुलर एक्टिविटीज उस इमेज को टार्निश करती हैं तो अल्टीमेटली जो एक पर्सोना है वो डिग्रेड हो जाता है। इसीलिए जो भी वैल्यू सिस्टम है वो पूरी तरह से हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है, साथ ही लोग हमें कैसे देखेंगे, उनके डिसीजंस क्या होंगे, इसको भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करने का काम करती है। अगेन, इमोशंस। हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर इस तरह से हम डिजाइंड हैं, प्रोग्राम्ड हैं कि हमारे अंदर डिफरेंट इमोशंस काम करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कभी कभी हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे अंदर वो इमोशंस प्लांट किए जाते हैं। यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि अगर कहीं पर हमने कलम चलाई तो वो कलम हमने खुद से चलाई या किसी तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट किया गया। वो इन्फ्लुएंस इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। अगर कहीं पर फियर जनरेट, एक है नेचुरल फियर है, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, वो पब्लिक स्पीकिंग को लेकर हो सकता है, किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर के हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली है, वो एक लेवल ऑफ फियर हर किसी के अंदर है। लेकिन जानबूझकर डिसीजन मेकिंग को बेंड करने के लिए किसी तरह से फियर को ट्रिगर किया जाए या फियर को इम्प्लांट किया जाए। इसीलिए कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं तो वो हमारे अंदर इमोशंस को डालकर, इमोशंस को ट्रिगर करके हमसे डिसीजन करवा सकते हैं। ये समझने वाली बात है, हमने डिसीजन किया या हमसे डिसीजन करवा लिया गया, ये इन्फ्लुएंस का फैक्टर है। तो हमें ये ध्यान देना होगा जो हमारे इमोशंस हैं, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो कई बार अगर वो मैनिपुलेटिव हैं तो वो ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं कि आपको इमोशनली डाउनग्रेड या अपग्रेड किया जा सके। एक सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन आपके लिए रीजन ऑफ हैप्पीनेस बन गया या बन गई, जब भी मैं बात कर रहा हूं दोनों जेंडर की बात होती है, तो कोई एक पर्सन आपके लिए हैप्पीनेस का रीजन बन गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली ये जो पावर है वो खुद के हाथ से दूसरे के हाथ में शिफ्ट होने लगेगी और सामने वाला पर्सन उस हैप्पीनेस को जानबूझकर सैडनेस में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो जो चीज उसको अच्छी मिलती है वो उसके लिए और क्रेव करता है। वो जितना ज्यादा क्रेव करेगा तो ये एक इंटेंगलमेंट क्रिएट करता है, ये एक बॉन्डेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ने लगता है। और जब ये जुड़ाव बढ़ता है तो सामने वाला व्यक्ति अगर मैनिपुलेटिव है, समझने वाली बात है, ये सारी बात सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि जिस पर्सन के साथ अगर हैं वो संगत, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, अगर वो अच्छे हैं और आपके इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं और आपको पॉजिटिवली लेकर के जा रहे हैं, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि 5 या 10% में ऐसा देखने को मिलेगा। ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो अपने ग्रीड के लिए, अपने फायदे के लिए काम करता है, तो वो अल्टीमेटली अपने फायदे के लिए दूसरों को यूटिलाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है कि जब आपने किसी को अपना इंटरनल एक्सेस दे दिया, अपना इमोशनल एक्सेस किसी दूसरे पर या इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी किसी भी तरह की, तो वो पर्सन आपके डिसीजन मेकिंग को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं बेंड करेगा या कन्वर्ट करेगा या फिर आपको मैनिपुलेट करेगा। अगेन, तो फिर हम क्या करें? इसका सिंपल सा रास्ता है, अपने को इमोशनली इंडिपेंडेंट रखें अपने ऊपर, ताकि आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रॉपर सही ढंग से कर पाएं और किसी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो। पास्ट एक्सपीरियंसेस, हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस से ही शेप होते हैं। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है।
अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे हैं तो हम एक सर्टेन डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव रहे हैं एक्सपीरियंसेस तो हम उससे अपोजिट डायरेक्शन हर बार चूज करते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका है हम एक्सपीरियंसेस की बजाय केस टू केस ये देखने की कोशिश करें और विजडम के आधार पर डिसीजन लेने का प्रयास करें, क्योंकि एक्सपीरियंसेस कई बार एक्सपीरियंस जानबूझकर खराब किए जाते हैं किसी अदर पर्सन के कंटेक्स्ट में। अगेन ये सेम इमोशनल एस्पेक्ट से ही जुड़ा है। अगर एक तरफ की इमोशनल डिपेंडेंसी है तो अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा फील करा रहा है तो वो आपको बुरा भी फील करा सकता है। तो ये तो प्रत्यक्ष है, ये डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या है? आपको किसी दूसरे के बारे में गलत फील करवा देना, ये डेंजरस सिचुएशन है। ये हाईली मैनिपुलेटिव लोग करते हैं। जब आप किसी दूसरे के बारे में गलत महसूस करेंगे या एनवियस महसूस करेंगे या किसी तरह की एनिमिटी रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके जो डिसीजंस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। कहने का मतलब, जब भी आप देखेंगे समाज में किसी एक व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति राइजिंग सिचुएशन में है तो लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं। उस गिराने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उस व्यक्ति की इमेज या रेपुटेशन को पूरी तरह से खराब करना। ऐसा करके क्या मिलेगा? ऐसा करने से सिंपल सी बात है कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस को खराब कर दिया जाएगा। तो ये वही बात है कि जितने ज्यादा लोग इकट्ठा होते जाएंगे तो एक तरह का अच्छा खासा अपोजिशन क्रिएट होगा और जानबूझ करके इमेज को खराब किया जाता है। सामने सब बताएंगे कि इमेज अच्छी है, लेकिन स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके लोगों के मन में वो इमेज टार्निश करते हैं। ये एक लंबे समय में होने वाला प्रोसेस है, कभी कभी इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव बायसेस की, कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसे अक्सर हम रियलाइजेशन मेथड पर चलते हैं। किसी ने कहा कि फला व्यक्ति गलत है तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन हम क्या करें, उससे गलत करते दिखा दें। अब हमारा दिमाग क्या कहेगा, यार ये बात तो सही है, इसने ये बात बताई थी और ये ऐसा ही कर रहा है तो इसका मतलब गलत है। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि जानबूझकर एक पर्सन ने बताया कि ऐसा होने वाला है, उसी पर्सन ने एक स्पेसिफिक सिचुएशंस क्रिएट कर दी और वो पर्सन उस सिचुएशन के बीच में आ गया। अब आपको देखने में क्या लगेगा कि उस पर्सन ने गलत किया और जो इस पर्सन ने बोला वो बात सही है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन कुछ और है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने सराउंडिंग का ध्यान रखना और अपने इंटरनल इन्फ्लुएंसेस से अपना बचाव रखना। तभी पॉसिबल है कि जो भी हमारे डिसीजन होंगे वो सही होंगे। पीयर प्रेशर, अक्सर हमारे अंदर एक डिजायर क्रिएट की जाती है कि आपको हमारे बीच फिट इन होना है। ये आप अक्सर देखेंगे, अगर हायर सोसाइटी के लोग हैं, हायर कल्चर के लोग हैं, तो वो अक्सर एक क्लास क्रिएट करते हैं। वो हर फील्ड में है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल हो या फिर कॉमर्शियल हो या बिजनेस क्लास, हर जगह एक स्टेटस लाइन क्रिएट की जाती है कि अगर किसी पर्सन को उस जगह पर एंट्री लेना है तो उसे वैसा ही होना होगा जैसे कि बाकी लोग हैं। तो ये क्या है? पहले किसी पर्सन में उसको कमी बताना और उसके अंदर एक तरह की हीन भावना डालना, ताकि वो व्यक्ति अपनी ही हीन भावना से ग्रसित होकर के वापस से क्रेव करेगा उस जगह पर उठ के वापस जाने के लिए। बट इन रियलिटी ऐसी कोई भी जगह फिजिकलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो लोग यूज करते हैं। अगेन सोशल स्टेटस, बाकी चीजें भी हैं। इसके आगे इन्वायरमेंटल सिचुएशंस, जैसे अक्सर हमें टाइम प्रेशर को लेकर के बिल्ड किया जाता है। डिसीजन मेकिंग कहाँ मोल्ड होती है? किसी एक पर्सन को एक सर्टेन वे में दिखाया, किसी सिचुएशन को एक सर्टेन वे में बताया, उसके बाद लोग इमीडिएटली टाइम प्रेशर पुट ऑन कर देते हैं कि इतने समय के अंदर ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ही टाइम प्रेशर बिल्ड होगा तो पर्सन अपने आप भागेगा उस चीज के पीछे। तो
प्रेशर बिल्ड करना ताकि डिसीजन मेकिंग को, अगेन टाइम से हम नहीं बच सकते क्योंकि हर जगह एक लिमिटेशंस होती है कि इस टाइम पीरियड के अंदर ही किसी चीज को कंप्लीट करना है, लेकिन कई बार एज अ इन्फ्लुएंस भी यूटिलाइज किया जाता है टाइम प्रेशर को। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी निर्णय लेना है हमारे पास पूरी सूचना होना अनिवार्य है। बिना पूरी सूचना के हम चाह करके भी सही निर्णय नहीं ले सकते, और अगर हमने सिर्फ आधा पक्ष समझा है, आधे पहलुओं को देखा है, तो ये मानकर चलिए जो निर्णय है वो गलत ही होगा या फिर एक पक्षीय होगा। इसीलिए अक्सर आप नोटिस करेंगे कि लोग दूरी का सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा दो लोगों के बीच में दूरी होगी उतनी ज्यादा गलतफहमी फैलाना आसान काम है। इसीलिए जब भी कभी अपने बारे में कोई नेगेटिव बात सुने, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यही करता हूं, उस पर्सन से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर लें, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या उसी पर्सन ने वो बात कही है या ऐसा कुछ है। ऐसे में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट हो। अक्सर जब थर्ड पार्टी एंट्री करती है बीच में, तो उसका मोटिव यही होता है कि यहाँ पर किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन या गैप जनरेट किया जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस भी कंटेक्स्ट में डिसीजन लेना है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, पूरी जानकारी होना जरूरी है, तभी हम सही डिसीजन ले पाएंगे। फिजिकल एनवायरमेंट, जानबूझ करके, अगेन ये इमोशनल एस्पेक्ट से कनेक्ट होता है। जानबूझ करके त्रास पैदा करना, हम अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को आप आराम से देखेंगे, कई बार वो घर के कंटेक्स्ट में होता है, कई बार सोसाइटी, कई बार नेशन, कई बार पॉलिटिकल, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव, कई बार ऑफिशियल। जानबूझकर लोग एक दूसरे के बीच में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। वो स्ट्रेस क्यों क्रिएट करते हैं, जिससे वो अपना डोमिनेंस बना पाए। और वो स्ट्रेस कैसे आता है, वो इमोशनली टेम्पर करने से आता है। आपने किसी को खुश रखा फिर दुखी कर दिया, या आपने जानबूझकर कुछ ऐसा डिमांड कर दिया जो पॉसिबल नहीं है, या फिर बार बार आपने किसी को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जहां पे किसी भी तरफ जाने पर नेगेटिव रिजल्ट ही आना है, या फिर दोनों तरफ पॉजिटिव रिजल्ट है, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा। इसे कहते हैं किसी को पर्सनल वे में परेशान करना, और ये तब पॉसिबल है जब इमोशनल एक्सेस किसी के भी पास होगा। तो इसीलिए ये जो नॉइज क्रिएट किया जाता है, जो आसपास में स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है, ये चीजें भी हमारे डिसीजन मेकिंग को चेंज करती हैं, कन्वर्ट करती हैं। अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन, कई बार परिस्थितियां सामान्य होती हैं, लेकिन इस तरह से दिखाना, इस तरह से बताना कि अगर ये निर्णय नहीं लिया तो ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुल मिलाकर किसी के मन में फियर क्रिएट करना कि इमीडिएटली कोई डिसीजन लेना जरूरी है, अगर हम ये डिसीजन नहीं लेते तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी देखने को मिलता है किसी के भी कंटेक्स्ट में। अगेन कुछ हद तक पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। जब हम एज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो एज हमारी डिसीजन मेकिंग को ऐसे प्रभावित करती है सर्टेन वे में। मान लीजिए जो थॉट है और जो पर्सपेक्टिव है वो डिफर कर जाता है। जब मैं 10th क्लास में था तब 10th क्लास की सिचुएशन अलग थी। अगर मैं आज उसी हिसाब से 10th क्लास के बच्चों से डील करूंगा तो ऑब्वियस वे में मैं उनसे मैच नहीं कर पाऊंगा। मैं क्यों नहीं मैच कर पाऊंगा, क्योंकि तब में अब में बदलाव हो गया। इसीलिए हर बदलते समय के साथ, हर बदलते दौर के साथ अपने आप को इंफॉर्मेशन से अपडेट रखना, और साथ ही ये पता होना कि जिस डायरेक्शन में डिसीजन लिया जा रहा है उसके प्रॉज और कॉन्स क्या है। इसीलिए एज भी मैटर करती है। इन टर्म्स ऑफ थॉट एज का नंबर्स में कोई मतलब नहीं है, लेकिन एज का इन टर्म्स ऑफ थॉट परसेप्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। अगेन हर व्यक्ति की एजुकेशनल लेवल अलग है, हर पर्सन का, तो जो भी उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो टोटली डिफरेंट होगा।
ये डिपेंड करता है कि किसने किस स्किल सेट में ज़्यादा समय बिताया है। पर्सनैलिटी, किस तरह की पर्सनैलिटी है, क्या रिस्क लेने की आदत है या नहीं। अब इसमें समझने वाली बात है, अब पता चला किसी ने इंटरनली इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप तो जनाब रणबांकुरे हैं, आप जाइए रण में लड़ जाइए। कहने का मतलब आप ऐसे लोगों से अपने आसपास हमेशा मिलेंगे जो आपको चढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और जानबूझकर वो ऐसे चढ़ाते हैं कि आप जो एक पर्टिकुलर नॉर्मल सिचुएशन है उसे एग्जेजरेटिव वे में देखें और प्रेशर में आकर के किसी तरह का डिसीजन लें, और वो डिसीजन नेगेटिवली न केवल आपको इम्पैक्ट करेगा बल्कि सामने वाले को भी इम्पैक्ट करेगा और आपकी पूरी लाइन लेंथ खराब कर देगा। इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ध्यान देना है कि डिसीजन मेकिंग में सराउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग कई बार उस डिसीजन मेकिंग में जानबूझ करके सामने वाले को एक सर्टेन पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं जिससे कि वो गलत डिसीजन ले, या फिर सामने वाले को हाइपर कर देना जिससे जो डिसीजन प्रोसेस है वो गड़बड़ा जाए। तो यहाँ पर ये बहुत मैटर करता है कि अगर पर्सनालिटी भले ही रिस्क टेकिंग हो लेकिन वो आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस होगा तो एक अलग तरह का नोशन निकल के सामने आएगा। अगेन लाइफस्टाइल, हमारी हैबिट्स, धीरे धीरे हमारी आदतें ही हमारे आसपास के व्यवहार को तय करने लगती हैं, और वो व्यवहार आंतरिक और बाह्य स्तर पर होने वाले परिवर्तन, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एस्पेक्ट में प्रभावित करता है। इवन जिन लोगों की पर्सनल लाइफ की हैबिट्स खराब होंगी उनकी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस बहुत पुअर होंगे। जिन लोगों की पर्सनल लाइफ के डिसीजंस, जिनकी पर्सनल लाइफ की हैबिट्स अच्छी है, जो डिसिप्लिन रहते हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वो भी अच्छे देखने को मिलेंगे। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, अगेन मैंने वही कहा, अगर इंटरनल इन्फ्लुएंस किसी भी तरह का है, इमोशनल इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से जुड़ा हुआ है, और साइकोलॉजिकल के साथ साथ हार्मोनल, बायोलॉजिकल और हेल्थ फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, तो एक इन्फ्लुएंस मल्टीपल एस्पेक्ट्स में प्रभावित करने का काम करता है। जब हम बात करते हैं हेल्थ कंडीशंस की, अल्टीमेटली कई बार लोग मेंटल प्रेशर जनरेट करते हैं, मेंटल मैनिपुलेशन की कोशिश करते हैं, या मेंटली एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैम्पर हो जाए, या हम जिस डायरेक्शन में डिसीजन चाहते हैं उस डायरेक्शन में डिसीजन आ जाए। ये सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ कंडीशन हम अच्छी रखें जिससे कि सही डिसीजन सही समय पर ले पाए और हमारी ब्रेन फंक्शनिंग सही चलती रहे, क्योंकि लोग इमोशनल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। इससे डिसीजंस नेगेटिव जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हॉर्मोन्स का स्पेसिफिक वे में मतलब ये है कि कभी भी डिसीजन इम्पल्सिविटी से नहीं लेना चाहिए। इम्पल्सिविटी क्या? अगेन जो फैक्टर्स हमने देखे कि हमने पूरी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं की, पूरी कंडीशन को समझा नहीं, और हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिसीजन ले लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो डिसीजन था वो हमने इम्पल्सिव होके लिया, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिली, हमने उसको सही माना और उसके हिसाब से हमने एक्ट कर दिया। तो डिसीजन कभी भी इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। कई बार लोग उस इम्पल्स की को उठाने की कोशिश करते हैं, जिसे मैंने कहा उकसाना, कि अगर आप किसी से इमोशनली अटैच हैं, एक लेवल पर हैं, या साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, तो उस अटैचमेंट का लोग यूटिलाइजेशन करते हैं किसी पर्सन को इम्पल्सिव करने में, जिससे वो इमीडिएट एक्शन ले, इमीडिएट रिस्पॉन्ड करे, इमीडिएट वे में अपने डिसीजन ले और उसका नुकसान हो जाए। तो ये भी समझने वाली बात है। अगेन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं बहुत से। आजकल हमारी जिंदगी को ट्रेंड्स और एल्गोरिदम्स तय कर रहे हैं। ये जो एल्गोरिदम्स हैं जिसके आधार पर हम चलने लगते हैं,
समझने वाली बात यह है कि कई बार लोग ट्रेंड सेटर होते हैं, कई बार एल्गोरिदम्स क्रिएट किए जाते हैं। अगेन जिसकी बात हमने की थी कंफर्मिटी बायस की, या फिर किसी चीज को कंफर्म करा देना किसी दूसरे आधार पर। सिचुएशन कुछ और है, उस हिसाब से एल्गोरिदम को बना दिया और उस फैक्ट को स्टेब्लिश कर दिया जो फैक्ट है भी नहीं। तो यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया दोनों तरह से काम कर रहा है। ये किसी के हाथ में एक ताकत भी बन सकता है और किसी के हाथ में अपने ही विनाश का कारण भी बन सकता है। दोनों चीजें एक साथ हैं। एक्सेस टू इंटरनेट जितना ज्यादा जरूरी है कि सही इंफॉर्मेशन हम तक आए, उससे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि इस समय इंफॉर्मेशन ओवरलोड चल रहा है। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से ही कई बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पास मिस इंफॉर्मेशन आ जाती है। डिसीजन हमेशा सही फैक्ट्स पर ही लिए जाते हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तब है जब मिस इंफॉर्मेशन इंटेंट के साथ क्रिएट की जाती है और पब्लिश की जाती है कि हम ऐसा बना करके प्रेजेंट कर रहे हैं। जब मिस इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है तो अल्टीमेटली ज्यादा चांसेस हैं कि पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग हैम्पर होगी। एल्गोरिदम्स, कई बार आपको वो चीजें दिखाई जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं कि आप चीजों को एक सर्टेन वे में परसीव करें। जैसे हम जो भी देख रहे हैं उसी के हिसाब से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये चीज ऐसी है। लेकिन सोचिए कि अगर जानबूझकर वो चीज आपको दिखाई जा रही हो ताकि आप वैसा ही सोचें, तब क्या होगा। ऐसी जो प्रॉब्लम है, ऐसी जो सिचुएशन है, वो अपने आप में एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लेकर के साथ आती है। क्योंकि एक होता है कि आप रियलिटी को देख रहे हैं, दूसरा है क्रिएटेड रियलिटी है कि वो एल्गोरिदम सेट ही इस तरह से किया गया है कि आप इस चीज को देखें और वैसा ही समझें। ऐसे में अल्टीमेटली आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डाइवर्ट हो जाएगा। वैल्यूज एंड एथिक्स, अगेन सबका जो पर्सनल मॉरल कंपस है कि मुझे ये सही करना चाहिए, ये गलत नहीं करना चाहिए, तो वो पूरी तरह से यहाँ पर काम नहीं कर रहा। क्योंकि हर पर्सन का जो मॉरल कंपस है वो डिफरेंट रीजन से डिफरेंट तरीके से काम करता है, और जहां पर व्यक्ति का कोई मॉरल कंपस नहीं है वहां पर प्रॉब्लम और ज्यादा है। सोशल अकाउंटेबिलिटी, क्या हम अपने द्वारा किए गए कामों के बारे में ये सोचते हैं कि उसका क्या प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा, क्या उससे उसका जीवन पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। अगर हम सोशल अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो अल्टीमेटली हमारे जो डिसीजन हैं वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन सोसाइटी में इथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, सोशल अकाउंटेबिलिटी कम है, और अगर लोग गलत चीजें, मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझकर क्रिएट करते हैं तो न केवल वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो पूरी की पूरी सिचुएशन में अपने किसी पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट या किसी मोटिव या एजेंडा को फुलफिल करने की तरफ जा रहे हैं। बस फर्क इतना होता है। अगेन डिसीजन मेकिंग प्योरली रैशनल नहीं होता, एक तरह का कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है किसके बीच में, माइंड, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच में। लेकिन हमेशा देखा जाएगा कि जो लोग हाईली लॉजिकल होते हैं, या हर व्यक्ति से गलती होती है, समझदार से समझदार व्यक्ति भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किससे, इमोशन से, बायसेस से, एक्सटर्नल प्रेशर से। तो अगर हम कंक्लूजन में बात करें आज के सेशन की, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस होती है, और हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपने डिसीजंस में किन किन जगहों पर इंटरनली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जिससे कि हम उनको प्रिवेंट कर पाएं, उनसे बचाव कर पाएं। साथ ही कहीं वही इंटरनल रीजंस तो नहीं है जो हमें एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा। और इसके साथ ही जो रीजंस एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको समझ के एलिमिनेट करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्फ्लुएंसेस से बाहर जाना है, जिससे कि हम अपने शुद्ध विवेक पर आधारित निर्णय को ले सकें और अपने उचित, वांछित या इच्छित परिणामों की प्राप्ति कर सकें।